Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you guys are doing well. This is Mohammad Abdullah. Now we are going to start a class. Walaikum assalam, Saad Nizami. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Sarim. Anfas, walaikum assalam. Anfa. Okay. Okay, so that's walaikum assalam. Mohammad Izan. Welcome to the class, beta. Where were you in the previous classes? Mohammad Zain, Saad Nizami, Sayyid Farasat. Assalamu alaikum to everyone. Why you guys were not there in the previous classes? Is there any commitment? कहाँ थे आप लोग? मोहम्मद जैन वालेकुम अस्सलाम. Okay, should we start the class? Okay, first we are going to discuss the previous topic that we already covered in the last class. उसका एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे. कम्युनिटी ग्रुप का पता नहीं था. ओके, दैट्स वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. मसला अब हम आगे बढ़ रहे हैं. आज हमारा पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो आप काइंडली आज से जो है ना अपनी क्लासेस स्किप नहीं करिएगा. ठीक है, आज मैं कोशिश करूँगा पिछला थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, रिव्यू दे दूँ, अगर टाइम बचता है हमारे पास, ताकि आपको जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए. अच्छा, अदरवाइज़ हम आगे आज जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है वो हमने वाइंड अप करना है. ठीक है, आज अब उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, तो ताकि हम ईद के बाद जो नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर सकें. गॉट इट? ओके, नाउ फर्स्ट वी आर मूविंग टू द रिव्यू ऑफ द लास्ट टॉपिक. पहला जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, जब सबको याद होगा जो थे, दैट वाज द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. उसका एक डिफरेंस का ओवरव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो एल्गोरिथम वाज द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, फ्लो चार्ट द डायग्रामेटिकली इंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसी तरह अगर हम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम की बात करें तो इन एल्गोरिथम टेक्स्ट इज यूज. एल्गोरिथम लिखने के लिए टेक्स्ट यूज होता है, और फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ सिम्बल्स और शेप्स यूज होते हैं. ठीक है, एल्गोरिथम इज ईजी टू डिबग और फ्लो चार्ट को डिबग करना मुश्किल होता है. डिबगिंग सबको याद है क्या थी? द error removing process. Is that clear? Okay. Algorithm is difficult to write and understand. Algorithm को लिखना और समझना मुश्किल होता है. Comparatively, flowchart is easy to construct and understand. Flowchart को बनाना भी आसान है और समझना भी आसान है. ठीक है. Algorithm does not follow any rule. Algorithm में कोई rules follow नहीं होता उसको लिखने के, but comparatively flowchart में होते हैं. कौन से rules की बात हो रही है कि किस इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा शेप यूज होगा, फ्लो कैसे उसका बनाया जाएगा, और अगर कोई डायमंड शेप आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है, तो उसके कितने फ्लो बनेंगे. तो ये रूल्स हैं, वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स. ठीक है, इसी तरह लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? एल्गोरिथम इज द सूडो कोड ऑफ द प्रोग्राम, और फ्लो चार्ट इज जस्ट द ग्राफिकल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन. एल्गोरिथम जो है वो सूडो कोड है. सूडो कोड इज द लेयर ऑफ द प्रोग्राम है. ठीक है, इन बिटवीन द एल्गोरिथम एंड द एक्चुअल कोड. ठीक है, उसकी लेयर जो है बेसिकली सूडो कोड है. और फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो इट्स जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, ये तो वो टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. इसका मैंने क्विक रिव्यू दे दिया. अब हम यहाँ से अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्विच करेंगे. तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी को, या प्रीवियस क्लास में किसी ने घर जाके कुछ पढ़ा हो, या कोई ऐसी चीज़ सामने आई हो कि सर से हम डिस्कस करेंगे, इस बारे में पूछ लेंगे, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा टॉपिक किसी को मिला, कुछ पूछना चाह रहा है कोई? हसन? नो? ओके, no problem. Now we are moving forward to the next topic, that is data structure. अब ये जो नाम है data structure, ये एक कॉमन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, that is what data. Just wait a minute. Okay, it is going to be start from the word data. डेटा जो वर्ड है एक कॉमन वर्ड है, आई गेस सबने इस नाम को सुना होगा. ठीक है, वर्ड डेटा. अब इसका मतलब क्या होता है, इसका हम छोटा सा डिस्कशन पहले कर चुके हैं, मैं फिर से एक रिव्यू दे दूं आपको. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, आइदर इट वुड बी इन अ मीनिंगफुल वे और नॉट, प्रोसेस्ड फॉर्म और नॉट. डेटा कोई भी इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी कलेक्शन होती है किसकी? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की. चाहे वो प्रोसेस्ड फॉर्म में हो या ना हो, चाहे वो मीनिंगफुल फॉर्म में हो या ना हो, दैट डजंट मैटर. ठीक है, बट द कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डेटा. कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डेटा. ठीक है, अच्छा, जब वो चीज़ मीनिंगफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी,
मीनिंगफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और प्रोसेस्ड फॉर्म बन जाएगी, वो तब भी डेटा कहलाएगी, उससे पहले भी डेटा कहलाएगी। बट जो मीनिंगफुल फॉर्म होती है ना, वो डेटा के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी कहलाती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हर अनप्रोसेस्ड डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता। हर अनप्रोसेस्ड डेटा फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ आपसे, इज गुड अली बॉय, इज गुड अली बॉय, ये कोई वर्ड समझ, ये कोई सेंटेंस समझ आ रहा है आपको? कोई मीनिंगफुल है? इसका कोई मतलब बन रहा है? नहीं, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। हाँ, बट देयर वी हैव अ हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कलेक्शन ऑफ समथिंग है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए डाटा कहलाएगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे मीनिंगफुल वे में, अली इज गुड बॉय, ठीक है, अली इज अ गुड बॉय, तो इट मीन दैट अब ये बात समझ आ रही है हमें, ये हमारे लिए एक मीनिंगफुल वे बन चुकी है, प्रोसेस्ड वे बन चुकी है। तो ये डाटा भी कहलाएगा साथ साथ और इन्फॉर्मेशन भी कहलाएगा। इन्फॉर्मेशन क्यों कहलाएगा? प्रोसेस्ड है, मीनिंगफुल है, बात समझ आ रही है। इज दैट क्लियर ना? तो ये छोटा सा डिफरेंस है डेटा इन्फॉर्मेशन में। हम बात करने जा रहे हैं डेटा की, तो चाहे प्रोसेस्ड हो अनप्रोसेस्ड हो, दैट डजंट मैटर, बोथ फॉर्म विल काउंट एज डेटा। डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन, डेटा का डिजाइन। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर टू यूज इट इफेक्टिवली। डेटा को कंप्यूटर में इफेक्टिवली यूज करना क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। a way that we create to organize data in the computer system to use it efficient और effectively। अगर हम कंप्यूटर को इफेक्टिवली यूज करना है, उसके लिए जो हम रास्ते क्रिएट करेंगे, वेज जनरेट करेंगे, ठीक है, उस रास्ते को, उस डिजाइन को बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर में डेटा सेव कर रहे हैं, भाई डेटा जाके सेव हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड में सेव होती है। ऐसा नहीं है कि वो उठ के कहीं और चली जाएगी, हमें फिर ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। हम कोई पिक्चर सेव करवाते हैं, हमसे लोकेशन पूछता है भाई कहाँ सेव करवानी है, तो हम स्पेसिफिक जगह पे सेव करवाते हैं, तो हम वहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको वहीं से उसी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ जहाँ जाके सेव हो रही है वो वहीं आपको मिलेगी। ये मैनेजमेंट हो रही है पीछे, ये डेटा की जो मैनेजमेंट हो रही है, डिज़ाइन बना हुआ है, जहाँ जाके डेटा सेव होना है वहीं। डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से कोई चीज़, कहाँ मिलेगी? डाउनलोड में मिलेगी। ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है, पर्टिकुलर वे डिज़ाइन हुई ताकि हम डेटा को इफेक्टिवली एक्सेस कर सकें, ठीक है बेटा। सारे में वही बता रहा हूँ, सुन लो एक, ताकि हम डेटा को इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक गेम इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक गेम इंस्टॉल किया कंप्यूटर के अंदर। अब मैंने जब गेम इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटर के अंदर, तो मुझे देखना उसका सेटअप कहाँ होगा। तो भाई उसका सेटअप कहाँ मिलेगा? मैं सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सी ड्राइव। हमारी सी ड्राइव जो होती है, उसमें प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमें उस गेम का सेटअप मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? इफेक्टिवली वे क्रिएट हुई हुई है। ऐसा नहीं है हमें पूरे कंप्यूटर में जाके ढूंढना पड़ेगा भाई वो सेटअप कहाँ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सर्च बार में लिख देंगे, जो सर्च बार में हमें एक्सेस करा देगा। तो ये जो पीछे ऑर्गेनाइजेशन सारी हुई हुई है, इस ऑर्गेनाइजेशन को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जिस बिहाफ पे डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, अरेंज हो रहा है, तो इसको हम इजीली स्मूथली एक्सेस कर सक रहे हैं। इज दैट क्लियर ना? तो उसको डेटा एक्सेस कहा जाता है, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एरे डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैविंग द सेम डेटा टाइप। जैसे कि एक डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है एरे। क्या टाइप है? एरे। ये जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है? इज यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम। ये ऐसे आइटम की लिस्ट स्टोर करता है जो हैविंग द सेम डेटा टाइप। क्योंकि सेम डेटा टाइप क्या होती है हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं सिंपल वर्ड में बता दूं, डेटा टाइप क्या होती है कि डेटा को लिखने की कोई स्पेसिफिक टाइप। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कि भाई डेटा हमारा न्यूमेरिक वे में है, तो जो सारा डेटा होगा न्यूमेरिक होगा, अल्फाबेटिक होगा, तो ये डेटा टाइप्स कहलाती हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का जो डेटा होगा वो एरे में सेव होता है। एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है। अभी हम आगे पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर बताने का मकसद ये है कि ऐसा डिजाइन, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा जाके सेव हो रहा है इन एफिशिएंट वे, और ताकि हम उसको स्मूथली और इफेक्टिवली एक्सेस कर सकें जब हमें उसकी नीड हो। इज दैट क्लियर? फरासत, इज दैट एनी क्वेश्चन? हसन, नईम, अजान, ईजान, सॉरी, साद, निजामी, सारिम, जैन। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, इट यूजुअली कैटेगराइज इनटू द टू टाइप्स। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स में कैटेगराइज होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर, एक है नॉन लीनियर। ये जो लीनियर टाइप है, पहली टाइप जिसकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये जो लीनियर वर्ड है, ये वर्ड किससे जनरेट हुआ है? ये जो वर्ड है ये लाइन से जनरेट हुआ है। लाइन का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड सुदेश। लाइन का क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली सारे डेटा खुद सॉर्ट हो जाता है, उसको डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। अच्छा, लाइन एक स्मूथ वे, सीक्वेंस इन अ स्ट्रेट वे, स्ट्रेट पाथ,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें डेटा जो अरेंज होता है वो एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, एक लाइन में अरेंज होता है। और ऑब्वियसली अगर हम इसकी ऑल्टरनेटिव वे जो दूसरी टाइप है वो देखें, दैट इज नॉन लीनियर, तो वो एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें एक सीक्वेंस में एक लाइन में डेटा अरेंज नहीं होता। इज दैट क्लियर? ओके, हम पहले लीनियर को पढ़ते हैं फिर नॉन लीनियर पे चलेंगे। In linear data structure, data elements are arranged in sequential order, एक sequence में arrange होते हैं data elements, and each of the elements is connected to its previous and the next element, और उसका हर element अपनी previous पहले वाली से या बाद वाली node से connected होता है। ठीक है, obviously एक line में है तो आगे वाली से पीछे वाली से connect होगा। अच्छा, this structure helps to convert a linear data structure in a single level and in single run, और ये एक ऑब्वियसली लीनियर है, एक लाइन में तो एक सिंगल लेवल पे डेटा कैटेगराइज हो रहा होता है। दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट एज कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल्सो इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म, इनको एक्सेस करना आसान होता है क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी भी सीक्वेंशियल फॉर्म में होती है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट एफिशिएंट इन मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन में एफिशिएंट नहीं होता, इसकी वजह मैं बताता हूँ अभी आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर स्टैक, क्यू एंड एरे। स्टैक, क्यू एंड एरे जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, उनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अच्छा, ये जो बात करें तो एफिशिएंट नहीं हो रहे मेमोरी यूटिलाइजेशन में, क्यों? मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है ऑलवेज इन अ सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है, ऑलवेज इन अ सीक्वेंस नहीं होती, कभी जो है जम्बल्ड अप वे में होती है, कभी वो हायरार्किकल मैनर में होती है, तो वहाँ पे हम सारा डेटा वो सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं रख सकते, तो इसलिए मेमोरी यूटिलाइजेशन के अंदर एफिशिएंट नहीं है। बट इसकी अगर हम बात करें ना, सिंगल रन, एक सिंगल लेवल और सिंगल रन पे ही चल जाता है, इसके अकॉर्डिंगली इट इज़ द एफिशिएंट वन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं वेलकम इन द क्लास, व्हाई यू लेफ्ट द क्लास सारिम एंड ज़ैन। अच्छा जी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का ऐसा डिज़ाइन जो कि एक सीक्वेंस में, एक स्मूथ पाथ में, एक लाइन में अरेंज हो रहा है। इसकी तीन टाइप्स हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 स्टैक, नंबर 2 क्यू एंड द नंबर 3 इज अभी बताई मैंने कौन सी थी? एरे। ठीक है, देयर वी हैव 3 टाइप्स, स्टैक, क्यू एंड एरे। अब इन तीनों को हम लीनियर की टाइप्स में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है इन तीनों में भी जो डेटा अरेंज होता होगा वो एक सीक्वेंशियल वे में अरेंज होता होगा, एक सीक्वेंस में अरेंज होता होगा। इज दैट क्लियर? इन तीनों में जो डेटा अरेंज होगा ऑब्वियसली वो एक सीक्वेंस में होगा, एक सीक्वेंशियल वे में होगा। अच्छा, अब वो तीनों जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 है स्टैक, नंबर 1 है स्टैक। अब ये स्टैक का नाम आई गेस आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, कोई मुझसे डिस्कस कर सकता है अभी कि स्टैक का नाम किसी ने कहीं सुना है और किस वे में सुना है? फिर हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा मेरी सबको? कॉपीज़ का स्टैक, वेरी गुड सुदेश, ओके ओके, कॉपीज़ का स्टैक, दैट्स वेरी गुड। कलेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है ठीक है बेटा, आप जिसको आवाज़ नहीं आ रही है ना वो क्लास रीज्वाइन कर लें, शायद उस तरफ से कोई इशू हो रहा हो, बाकी बच्चों को तो आ रही है। ओके ठीक है, लाइक स्टैक ऑफ शूज़, ठीक है वेरी गुड। अच्छा, अब इसका डिस्कशन कर लेते हैं। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू परफॉर्म अ डिफरेंट ऑपरेशन। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब डेटा अरेंज होगा दैट इज काउंटेड द स्टैक वन। ठीक है, वो पर्टिकुलर ऑर्डर कौन सा है? आइटम्स मे बी एडेड और रिमूव्ड ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टैक। जहाँ फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी में कॉपीज़ का स्टैक, तो जब हम कॉपीज़ कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका जो फाइल बनाते हैं तो उसमें एक ही एंड होता है, वहीं से एलिमेंट ऐड होता है, वहीं से एलिमेंट रिमूव होता है। ऐसा नहीं है हम नीचे से कॉपी निकाल लें, एक ही एंड होता है। ठीक है, एक ही एंड से जब आइटम रिमूव हो रहा हो, एंड हो रहा हो, ऐसी फॉर्मेशन को स्टैक कहा जाता है, ऐसी फॉर्मेशन को स्टैक कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इसमें कौन सा ऑर्डर यूज हो रहा है? द ऑर्डर में बी लीफो एंड फिलो और फिलो। ठीक है, लीफो और फिलो क्या है? लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड द फिलो इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कॉपी सबसे लास्ट में रखी गई फाइल पे, लास्ट इन सबसे लास्ट में इन, ठीक है, वो सबसे पहले पिक होगी, फर्स्ट आउट। ऑब्वियसली ऊपर वाली कॉपी जब कॉपी पिक करेंगे हम, ऊपर वाली सबसे पहले कॉपी उठाएंगे, जो लास्ट में रखी गई वो पहले पिक होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट इन लास्ट आउट जो सबसे पहले रखी गई थी वो नीचे चली गई, और सबसे लास्ट में उसका नंबर आएगा चेकिंग। इज दैट क्लियर? तो ये जो दो प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं, ये स्टैक की एग्जाम्पल है, ये स्टैक की एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर?
किसको आवाज़ नहीं आ रही अभी भी बेटा? अच्छा, जिसको आवाज़ नहीं आ रही है वो क्लास रीज्वाइन कर लीजिए, आपका इशू क्लियर हो जाएगा। आप क्लास डिस्कनेक्ट करके रीज्वाइन कर लें। ओके, अच्छा, द ऑर्डर में बी लीफो एंड फिलो, ये बात क्लियर हो गई सबको। द डेटा विच इज प्लेस्ड फर्स्ट इज रिमूव्ड इन द लास्ट। अभी मैंने बताया जो सबसे पहले रखा जाएगा ऑब्वियसली कॉपी के पास में सबसे पहले रखा जाएगा, नीचे चला गया और सबसे लास्ट में उसका नंबर आएगा, सबसे लास्ट में रिमूव होगा। ठीक है, इन द लास्ट विच इज प्लेस्ड एट द लास्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट। जो सबसे लास्ट में रखी गई कॉपी उसका नंबर पहले आएगा, पहले चेक होगी। अच्छा, वी कैन नॉट रिमूव डेटा फ्रॉम द बॉटम और मिडिल, जिसमें हम डेटा को मिडिल या बॉटम से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको देता हुआ चलूँ। आपने प्लेट्स का स्टैक देखा है? प्लेट्स का शादियों में जो रखा होता है, दस्तरखान पे रखा होता है प्लेट्स का स्टैक। सबसे नीचे वाली प्लेट हम नहीं निकाल सकते, हम सबको ऊपर से उठाएंगे, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, बीच में से भी कोई प्लेट नहीं निकाल सकते। इज दैट क्लियर? तो ये जो एक स्टैक है जिसमें एक ही एंड ओपन होता है, वहीं से एलिमेंट ऐड होगा, वहीं से एलिमेंट रिमूव होगा। तो दिस सीक्वेंस इज यूजुअली काउंट एज स्टैक, और इसके जो ऑर्डर है वो कौन से हैं? फिलो एंड लीफो, फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हुआ चलूँ आपको। Example of a stack are plates that are stacked or put over one another in the canteen, right? जैसे कि plates की example आ गई। Is that clear? The plate which is at the topmost is the first one to be removed, and the plate which is placed at the bottommost position remains in the stack until the last plate is removed. क्या कह रहे हैं भाई? ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस हुई हुई हैं यहाँ पे। पहली एग्जाम्पल स्टैक ऑफ कॉइन, दिख रही है सबको? पहली एग्जाम्पल क्या है? स्टैक ऑफ कॉइन। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? स्टैक ऑफ प्लेट्स। तीसरी एग्जाम्पल क्या है? कैन ऑफ टेनिस बॉल। चौथी एग्जाम्पल क्या है? स्टैक ऑफ बुक्स, जो कि अभी हमने डिस्कस करी। तो भाई इनमें से कोई से भी एग्जाम्पल आप पिक कर लें, इनमें सब में एक ओपन एंड है, इसमें भी एक ओपन एंड है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, एलिमेंट उस वक्त तक हम नीचे वाला रिमूव नहीं कर सकते जब तक ऊपर वाला ना हटा लें। ठीक है, तो जो लास्ट में एलिमेंट रखा गया वही पहले पिक होगा, जो पहले रखा गया था वो नीचे चला गया, वो लास्ट में पिक होगा। ठीक है, इन द मीन वाइल इसमें भी सेम, इसमें भी सेम प्रोसीजर, इसमें भी सेम प्रोसीजर। यहाँ तक कोई सवाल किसी को, या कोई और मुझसे स्टैक की कोई और अच्छी एग्जांपल डिस्कस करना चाहे इनके अलावा? ये तो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मैंने डिस्कस कर ली। जी बेटा, है कोई सवाल किसी को? नहीं है? ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब स्टैक से रिलेटेड एक बात और कर लेते हैं। क्या बात है भाई? द टर्म पुश इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट। जब हम स्टैक में कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे कि कॉपी का पाइल है, एक नई कॉपी रख रहे हैं जो इंसर्ट कर रहे हैं, उस इंसर्ट करने को स्टैक में पुश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुश। जस्ट एज यू कैन सी ओवर हियर, जब हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं स्टैक के अंदर, तो दैट इज काउंट एज व्हाट? पुश। पुश करना, एलिमेंट को पुश करना स्टैक के अंदर। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या कह रही है? इनटू द स्टैक, एंड पॉप इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट। और जब कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे, जब कोई एलिमेंट स्टैक से रिमूव करेंगे, दैट इज काउंट एज पॉप। वो क्या कहलाया जाएगा? पॉप। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इंसर्शन एंड रिमूवल कैन बी डन एट वन एंड। इंसर्ट करें या रिमूव करें, दोनों काम एक ही एंड से होंगे, दूसरा एंड यूज नहीं होगा, राइट? कैन बी डन एट द वन एंड called top. Stack is in overflow state when it is completely full and is in the underflow state when it is completely empty. अच्छा, जब स्टैक फुल हो जाएगा, मतलब आगे मजीद जगह नहीं होगी स्टैक में कोई और एलिमेंट ऐड होने की, तो उस स्टेट को हम कहेंगे स्टैक ओवरफ्लो। कौन सी स्टेट कहेंगे? स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो स्टेट कौन सी होती है? जब स्टैक फुल हो जाएगा और मजीद एलिमेंट ऐड होने की जगह नहीं होगी, उस स्टेट को स्टैक ओवरफ्लो कहा जाता है। और जिस वक्त स्टैक में कोई एक भी एलिमेंट नहीं है, स्टैक खाली है, उस स्टेट को स्टैक अंडरफ्लो कहा जाता है। जैसे कि ये पीछे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, ये वाली कैन ऑफ टेनिस बॉल्स। भाई इसमें एक भी बॉल नहीं है, ये खाली है बॉटल, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो जब उसमें कोई एक भी एलिमेंट ना हो। ओवरफ्लो कब? जब वो स्टैक फुल हो जाए और फुल होने के बाद उसमें एलिमेंट ऐड होने की जगह ना हो।
ठीक है, आउट ऑफ लिमिट जब हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, स्टैक ओवरफ्लो स्टेट। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई इशू है किसी को? In overflow state, we cannot add an item, and in underflow state, we cannot remove an item. Obviously, underflow state है तो कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें से, क्या रिमूव करेंगे? और ओवरफ्लो स्टेट हो गई, जब वो फुल हो गया तो मजीद एलिमेंट उसमें ऐड नहीं हो सकते। यहाँ तक किसी को भी कोई सवाल, कोई क्वेरी, सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद क्यू पे मूव करने जा रहे हैं। एनीवन? इज एवरीथिंग ओके? Okay, that's very good. Okay, now we are moving forward to the second type of the linear data structure, that is queue. ये queue word सुना है किसी ने? queue एक common word है, queue। इसका नाम किस किसने सुना है? लाइन। ओके, दैट्स वेरी गुड। हमें यूजुअली स्कूल में बोला जाता है भाई सब क्यू में आ जाए, क्यू बना ले भाई, कैंटीन की क्यू बना ले, ठीक है, डिसमिसल की क्यू बना ले। तो क्यूज बेसिकली आर द लाइन्स, ठीक है, लाइन एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्यू इज द सेकंड टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक लाइन है, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है, इसलिए लीनियर की टाइप है। कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है? इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फीफो। व्हाट इज फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट match, which means that element inserted first will be removed first। जो एलिमेंट पहले ऐड होगा वही पहले रिमूव होगा। जैसे कि हम लाइन बनाते हैं, ठीक है, हम लाइन बना, फॉर एग्जांपल कैंटीन के लिए स्कूल में हम लाइन बना रहे हैं, तो भाई जो बंदा पहले लाइन में लगेगा उसका नंबर पहले आएगा, उसको पहले लंच मिलेगा, ऐसा ही है। तो इसमें जो ऑर्डर फॉलो होता है क्यू में, दैट इज बेसिकली विच वन इज द फीफो वन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। द एलिमेंट इज गोइंग टू बी ऐड फर्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी रिमूव फर्स्ट, ठीक है। तो ये जब ऑर्डर फॉलो होगा तो हम बोलेंगे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है? द स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज फीफो। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी पीछे हमने स्टैक पढ़ा था, स्टैक में कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे थे? स्टैक में कौन से ऑर्डर फॉलो हो रहे थे? जल्दी से बताइएगा मुझे, जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इस लीफो एंड फीलो, दैट्स वेरी गुड। सुदैश, भाई सुदैश के अलावा मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्लास में, किधर है सब? वाई यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड? ओके, ईजान वेरी गुड, साद वेरी गुड। ओके, तो दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट वी आर फॉलोइंग ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, अब क्यू के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ क्यू इज एनी क्यू ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल और पीपल इन सिनेमा वेयर वन हु कम्स फर्स्ट गेट द टिकट फर्स्ट। जो पहले आएगा उसको पहले पाएगा, ठीक है, पहले टिकट मिलेगा। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं? डिलीशंस टेक प्लेस एट वन एंड कॉल्ड फ्रंट और हेड एंड इंजर्शन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड। अच्छा, अब इसमें स्टैक में क्या हो रहा था? एक ही एंड ओपन था, वहीं से एलिमेंट इंसर्ट होता था, वहीं से एलिमेंट रिमूव होता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों एंड ओपन है, एक एंड से एंटर होगा, दूसरे एंड से रिमूव होगा, ठीक है, एक एंड से एंटर होगा, दूसरे एंड से रिमूव, दोनों एंड इसमें ओपन है, ठीक है। डिलीशन टेक प्लेस विद द अनदर एंड। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? कॉल्ड द, अच्छा, जहां से आपकी इंसर्शन होती है उसको क्या कहा जाता है? रेयर और टेल, और जहां से डिलीशन होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रंट और हेड, ठीक है। अच्छा, इसका ख्याल रखना है आपने, अभी मैं इसको और मजीद डिस्कस करता हूँ। वंस अ न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड इन द क्यू, जब कोई नया एलिमेंट हम क्यू में इंसर्ट करते हैं, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड अंटिल ऑल द एलिमेंट्स इंसर्टेड। वो उस वक्त तक रिमूव नहीं होता जब तक आगे वाला एलिमेंट रिमूव ना हो जाए, राइट। इंसर्टेड बिफोर इन द, फॉर एग्जांपल ये क्यू, आपने क्यू में लग गए, आप लाइन में लग गए, ठीक है। तो अब जब तक आगे वाला नहीं निकलेगा तो उसके पीछे वाला नहीं निकल सकता, फिर उसके पीछे वाला नहीं निकल सकता, एंड सो ऑन। आप जब क्यू में ऐड हो गए तो जब तक आगे वाले एलिमेंट्स रिमूव नहीं होंगे तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। जबकि स्टैक में क्या हो रहा था कि आप जो लास्ट में आएगा वो पहले जा सकता है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अच्छा, इसको मजीद डिटेल में देख लेते हैं भाई। क्यू, द प्रोसेस टू ऐड एन एलिमेंट इनटू अ क्यू इज कॉल्ड इन क्यू। जब हम कोई क्यू में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? इन क्यू। और वो जो एंड होता है उस एंड को क्या कहते हैं? बैक। फ्रंट नहीं कहते, बैक पे एलिमेंट इन क्यू होता है, ठीक है, फ्रंट से रिमूव होता है, फ्रंट से रिमूव होता है। रिमूव करने को क्या कहते हैं? द प्रोसेस टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू इज कॉल्ड डी क्यू, इज कॉल्ड डी क्यू। इज दैट क्लियर?
जब एलिमेंट हम कोई स्टैक में क्यू में ऐड करते हैं वो क्या कहलाता है, इन क्यू, और जब डिलीट करते हैं वो क्या कहलाता है, डी क्यू। और स्टैक की अगर हम बात कर रहे थे उसको हम पुश और पॉप कहते थे। दैट्स वेरी गुड ईजान, ठीक है। स्टैक में एलिमेंट ऐड करने को, इंसर्ट करने को, डिलीट करने को पुश पॉप कहा जाता था, और क्यू में इन क्यू और डी क्यू कहा जाता है। स्टैक में एक ओवरफ्लो स्टेट होती थी, क्यू में कोई ओवरफ्लो स्टेट नहीं होती। क्यू कभी भी फुल नहीं होती, क्यू में कोई ओवरफ्लो स्टेट नहीं होती। इज दैट क्लियर? नहीं, इसमें बीच से एलिमेंट नहीं निकाल सकते सारे, इसमें दोनों एंड ओपन है, एक एंड से एंटर होगा, दूसरे एंड से रिमूव होगा, ठीक है। इसमें भी बीच में से कोई एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते क्यू में भी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, जहां पे एलिमेंट इंसर्ट होता है वो बैक होती है, और जहां पे एलिमेंट रिमूव होता है, डी क्यू होता है, वो फ्रंट होता है। इसका ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो दैट इज द स्केच डायग्राम। अच्छा, ये सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें अगर ये सवाल आता है आपके पेपर में तो आपने ये स्केच डायग्राम्स लाजमी ड्रॉ करनी है। ये स्टैक की स्केच डायग्राम है, सॉरी क्यू की स्केच डायग्राम है, और ये वाली जो मैंने पीछे डिस्कस की थी, दिस वन, ये स्टैक की एक डायग्राम है, ठीक है। स्केच डायग्राम्स इनको कहा जाता है। जब पेपर में ये सवाल आएगा, टॉपिक आएगा, तो आपने ये डायग्राम से लाजमी डिस्कस करनी है। ये एक स्टैक की है और वो क्यू की थी, मैंने अभी बताई दिस वन। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल किसी को, एनी क्वेश्चन दिया? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? ओके। अच्छा, इसके बाद तीसरी टाइप हमने देखी थी एरे। एरे का हमने छोटा सा डिस्कशन शुरू में ले लिया था, जब लीनियर डेटा को पढ़ रहे थे, उसके नीचे लिखा हुआ था दैट कंटेन द सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बात कर लेते हैं। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच होल्ड्स अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट डेटा एलिमेंट्स, फाइनाइट डेटा एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। ऐसे एलिमेंट्स इसमें स्टोर होंगे जिनकी डेटा टाइप्स सेम होंगी। इज दैट क्लियर? जिनकी डेटा टाइप्स सेम होंगी। अच्छा, each element of array is referenced by a set of index of consecutive numbers. The element of array are stored in successive memory locations. Most of the data structures make use of array to implement their algorithm. ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे उस वक्त यूज होता है जब डेटा टाइप सेम हो, क्योंकि ये एफिशिएंट है कंपैरेटिवली द अदर वंस, ठीक है। अच्छा, एल्गोरिथम्स जो अपने पीछे पढ़े थे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए यूजुअली इनको यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है? एरेस को यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि हमने स्केच डायग्राम देखी स्टैक और क्यू की, तो एरे कैसे होते हैं देखने में भाई, एरे किस तरीके के होते हैं? तो एरे को अगर हम स्केच डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एलिमेंट और एक आता है इंडेक्स। तो दी टर्म्स, टू टर्म्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इन एरे। दो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए एरे को डिस्कस करने के लिए। पहली एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? ईच आइटम इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जो डेटा सेव हुआ हुआ है एरे के अंदर, उस प्लेस पे जो डेटा सेव हुआ हुआ है, दैट डेटा इज काउंट एज एलिमेंट। और इंडेक्स क्या चीज़ है? ईच लोकेशन, वो डेटा जिस जगह पे सेव हुआ हुआ है उसकी जो लोकेशन है, दैट लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। उस जगह को जहाँ पे डेटा सेव हो रहा है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाएगी, उसको इंडेक्स कहा जाता है। विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। सेट ऑफ इंडेक्सेस इन एन एरे आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। वो कैसे दिखते हैं मैं अभी दिखाता हूँ आपको स्केच डायग्राम में। ऑपरेशंस लाइक ट्रैवर्सल, सर्च, इंजर्शन, डिलीशन एंड सॉर्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड एन एरे। ये वाले जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये एरे की मदद से परफॉर्म करवाए जाते हैं। कौन सा ऑपरेशन? सर्च करना, इंजर्शन करना, डिलीशन करना, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेम डेटा टाइप को यूज़ करता है वो, ठीक है। अच्छा, अब कंपैरेटिवली देख लेते हैं एरे कैसा होता है देखने में। तो ये एरे की स्केच डायग्राम है। कैसे भाई, नजर आ रही होगी सबको होपफुली। दिस इज एन एरे, ठीक है। अब एरे में जो एलिमेंट स्टोर हुए हैं, हमने दो चीजें देखी, एक एलिमेंट और एक इंडेक्स। एलिमेंट जो स्टोर हुए हैं वो क्या है? पहला एलिमेंट क्या है? 2, दूसरा एलिमेंट क्या है? 4, तीसरा एलिमेंट क्या है? 10, फिर 5, फिर 15, फिर 3। कितने एलिमेंट्स होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं एरे में। कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, यहाँ देखो क्या है? 6 एलिमेंट स्टोर हुए। अब आप इनकी इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स मैंने क्या बोला? वो प्लेस जहाँ पे वो स्टोर हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम न्यूमेरिक वैल्यू से, उनको हम न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करते हैं प्लेस को, और वो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। पहला इंडेक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है? 0। तो अगर हम इसके इंडेक्सेस देखें तो पहली एलिमेंट का जो इंडेक्स है दैट इज 0, दूसरे एलिमेंट का जो है वो 1 2 3 4 5 इन अ सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए एलिमेंट कितने थे इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6।
6 एलिमेंट थे, इंडेक्स कहाँ खत्म हो रहा है 5 पे, राइट। तो इंडेक्सेस ऑलवेज बी वन लेस देन फ्रॉम इट्स प्लेस, इस पोजीशन, जितने एलिमेंट हैं उससे एक लेस होगा हमेशा उसका इंडेक्स, ठीक है। एलिमेंट 6 है, इंडेक्स कहाँ खत्म हो रहा है 5 पे, क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। गॉट इट नाउ। अच्छा, अब हमने बात क्या की थी, एरे जो है वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट कंटेन करता है अपने पास। तो देखो सेम डेटा टाइप, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पे कोई अल्फाबेटिक वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई मुझे डेज ऑफ वीक मुझे एक एरे में रखने हैं, तो भाई सबकी डेटा टाइप सेम होगी, सबकी डेटा टाइप सेम होगी, ठीक है। जो हम डेज ऑफ वीक यूज करेंगे उसकी सबकी डेटा टाइप करेक्टर होगी, तो करेक्टर से डेटा जो हम यूज करेंगे सॉरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसके लिए हम एरे की 7 पोजीशंस यूटिलाइज करेंगे, उसके इंडेक्स कहाँ होंगे 0 till 6, ठीक है। और ऑब्वियसली वो एरे में कंटेन हो सकते हैं बिकॉज सारे एलिमेंट जो उसमें स्टोर हो रहे हैं हर डिफरेंट प्लेसेस पे, उनकी डेटा टाइप्स सेम है। जैसे कि यहाँ पे डेटा टाइप सेम है, ये भी न्यूमेरिक, ये भी न्यूमेरिक, ये भी न्यूमेरिक। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ ए, तो वो इस एरे का पार्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो डिफरेंट डेटा टाइप होगी। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ एनी क्वेश्चन देयर टू एनीवन? सबको क्लियर है ये बात कि एरे थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है स्टैक और क्यू से, क्योंकि ये सेम डेटा टाइप कंटेन करता है, ठीक है। और इसकी जो हम स्केच डायग्राम देख रहे हैं उसमें एक इंडेक्स आते हैं और एक एलिमेंट्स आते हैं, दो चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, कोई सवाल नहीं आता, किसी को क्लियर है? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन? ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक सीक्वेंस में, एक लाइन में नहीं हो, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट कनेक्टेड इन अ सीक्वेंस, नॉट कनेक्टेड इन अ सीक्वेंस। ईच एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल पाथ्स टू कनेक्ट to the others element. They support multi level storage. Obviously जब एक सीक्वेंस में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, डिफरेंट लेवल यूज हो रहे हैं, तो मल्टी लेवल स्टोरेज यूज करेगा ये। Such data structures are difficult to implement. इन डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल होता है, but are more efficient in utilization of memory. जो लीनियर थे वो मोर एफिशिएंट नहीं थे यूटिलाइज करने में, ये एफिशिएंट है, ठीक है। और इनको एक्सेस करना, इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी। अच्छा, एग्जांपल ऑफ द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर ट्री एंड ग्राफ। जैसे कि हमने स्टैक की जो एग्जांपल देखी थी, देयर वर द 3 एग्जांपल्स वी हैव, सॉरी लीनियर की, स्टैक, क्यू एंड एरे। अगर हम अब नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं, सो हियर वी हैव हाउ मेनी, हियर वी हैव ओनली 2 टाइप्स, दैट वी ट्री एंड ग्राफ। कौन सी 2 टाइप्स हैं? ट्री और ग्राफ। यहाँ पे 2 यहाँ पे टाइप हैं, ट्री एंड ग्राफ। अच्छा, अब ये जो ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर की 2 टाइप्स हैं, तो ऑब्वियसली ये 2 नाम कॉमन नेम्स हैं, आपने सुने हुए होंगे और इनको यूज भी किया होगा। ट्री सबने देखा है, दैट इज नॉट इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म, ठीक है। और ग्राफ जो आप अपने मैथ्स में और फिजिक्स वगैरह में बनाते हुए आए हैं, दैट इज नॉट इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म। एक सीक्वेंस में नहीं होता, अलग अलग नोड्स होती हैं, वी हैव टू कनेक्ट दोज नोड्स, ठीक है। ऐसे ही है, तो एक सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए हमें ये 2 एग्जाम्पल किस में पढ़ रहे हैं? नॉन लीनियर में पढ़ रहे हैं। गॉट इट नाउ? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं भाई। पहले ट्री की बात कर लेते हैं। तो ट्री, this non-linear data structure is used to represent a data containing a hierarchical manner, hierarchical relationship. डेटा की जो फॉर्मेशन होती है ना, डेटा की जो फॉर्मेशन होती है उसको hierarchical manner कहा जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, ट्री hierarchical relationship क्या होता है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। और ट्री represent its element as the nodes. ट्री के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एजेस, और एजेस के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं। मैं इसकी स्केच डायग्राम आपको दिखाता हूं तो मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ अ नोड इज कनेक्टेड टू द अनदर नोड, अगर एक नोड दूसरी नोड से कनेक्ट हो रही है, इट इज कॉल्ड द पेरेंट नोड, तो वो ऊपर वाली नोड जो है वो पेरेंट नोड कहलाएगी उसकी, ठीक है। एंड द कनेक्टेड नोड इज कॉल्ड इट्स चाइल्ड नोड, और जो उसके एरो से जो नीचे नोड कनेक्ट हुई है, दैट इज काउंट एज द चाइल्ड नोड। देयर इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री or binary search tree. A binary tree is the special data structure used to store the data in which each node can have a maximum 2 children. इसमें एक parent node के 2 maximum child होंगे, 2 maximum child होंगे। ये parent node है, ये child node है, ठीक है। इसको हम parent node कह देते हैं, ये child node है। ये binary search tree कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? binary tree। तो binary, obviously जो word है binary, where it is binary,
तो ये बाइनरी, बाय का मतलब होता है टू, ठीक है। तो ऐसा ट्री जिसमें दो चाइल्ड नोड हो, मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड हो, वो ट्री बाइनरी ट्री कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ईच नोड एलिमेंट मे और मे नॉट हैव द चाइल्ड नोड्स। ईच नोड एलिमेंट्स मे और मे नॉट हैव द चाइल्ड नोड, इसका मतलब है कि हर नोड पे जरूरी नहीं है उसकी चाइल्ड नोड हो सकता है हो भी और हो सकते ना भी हो। अगर उसकी चाइल्ड नोड होंगी तो वो पेरेंट नोड बन जाएगी, अगर नहीं होंगी तो वो चाइल्ड नोड ही रहेगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसकी थोड़ी सी फर्दर एलेबरेशन देख लेते हैं। ये इसकी स्केच डायग्राम है, किसकी? ट्री की बात कर रहे थे। अच्छा, इस मैनर को हिरारिकल मैनर कहते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स नोड अपने चाइल्ड नोड से आके कनेक्ट हो रही होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिरारिकल मैनर। एग्जैक्टली सारे में सही है। अच्छा, अब देखो ये रूट नोड है, यहाँ से हमारा ट्री बनना स्टार्ट हो रहा है, हमारा ट्री यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, तो ये एक रूट नोड है हमारे। अब रूट नोड जो है, जब उसकी दो नोड्स, दो लेवल्स ओपन हुए, उसको पेरेंट नोड्स कहेंगे, ठीक है। ये एक पेरेंट नोड बन। अच्छा, अगर इसके चाइल्ड नहीं होते तो ये पेरेंट नोड नहीं कहलाती। अगर इसके मजीद ये दो चाइल्ड नोड्स नहीं होती तो ये पेरेंट नोड नहीं। अभी इसको पेरेंट नोड क्यों कह रहे हैं? इसके मजीद दो चाइल्ड नोड्स हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3, लेवल 4 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं जहाँ तक इसको हम मजीद एग्जैजरेट करते हैं, ठीक है। ये हो गई पेरेंट नोड हमारी। अब इसके मजीद दो चाइल्ड नोड हैं, इसके मजीद दो चाइल्ड नोड हैं, तो ऑब्वियसली ये चाइल्ड नोड्स कहलाएंगे, ठीक है। एंड सो ऑन अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे ये सब ट्री। अब ये सब ट्री इसको क्यों कह रहे हैं? ये एक छोटा सा ट्री जो मैंने पीछे एग्जांपल बना के दिखाई थी, ये ट्री का एक पार्ट है, ये सब ट्री कहलाएगा। जैसे कि इस ट्री का एक ये पार्ट है, ये सब ट्री कहलाएगा। उस ट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अगर हम डिवाइड कर देंगे, वो सब ट्रीज कहलाना शुरू हो जाएंगे। इज दैट क्लियर नाउ? तो यहाँ तक कोई सवाल किसी को? इसको मैं फर्दर एलेबरेट करता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल? क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं भाई? वापस रिस्ट्रिक्शंस ये हैं सुदैश। ओके, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? देखो, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक पेरेंट के मोर देन वन चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं। जैसे कि देखो, ये पेरेंट नोड है, इसके ये दो चाइल्ड नोड है, ठीक है। बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि वन चाइल्ड नोड कैन नॉट हैव मोर देन वन पेरेंट नोड, मोर देन वन पेरेंट नोड। फॉर एग्जाम्पल, ये एक चाइल्ड नोड है, ठीक है, इसकी पेरेंट नोड ये है, इसकी पेरेंट नोड ये है। ये एक चाइल्ड नोड है, इसकी पेरेंट नोड ये है। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से ये एक चाइल्ड नोड है, इसकी पेरेंट नोड ये है। ये एक चाइल्ड नोड है, इसकी पेरेंट। अब देखो, इसकी पेरेंट नोड ये है ना, तो इसकी ये पेरेंट नोड नहीं हो सकती, ये पेरेंट नोड इसकी नहीं हो सकती। द रीजन इज व्हाट? एक चाइल्ड के मैक्सिमम एक पेरेंट नोड होती है, दो पेरेंट नोड्स नहीं होती। ये इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है ट्री में, ठीक है। ये ध्यान में रखनी है आपने, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वन पेरेंट नोड कैन हैव द मल्टीपल चाइल्ड नोड्स। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जिसके दो होंगे वो बाइनरी ट्री कहलाएगा, ठीक है। वन पेरेंट नोड कैन हैव मैक्सिमम चाइल्ड नोड्स, बट वन चाइल्ड नोड कैन नॉट हैव मोर देन वन पेरेंट नोड। इज दैट क्लियर ना? बात समझ आ रही है कुछ सबको? ठीक है। जिस तरह ये मैंने एक चाइल्ड नोड डिस्कस करी आपसे, इसकी एक पेरेंट नोड ऑलरेडी बनी हुई है, अब मैं इसको इससे कनेक्ट नहीं कर सकता। द रीजन इज व्हाट? इट ऑलरेडी हैज अ पेरेंट। इज दैट क्लियर? इट ऑलरेडी हैज अ पेरेंट। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन होती है ट्री में, ये चीज़ हमने ध्यान में रखते हुए चलनी है। अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल है और ये टॉपिक में अभी डिफिकल्टी फेस हो रही है तो मुझे बताओ, मैं इसको दोबारा करवा दूँ, कोई मसला नहीं। जी बेटा, अब क्लियर हो गई बात? ठीक है। और जो सबसे पहली नोड है वो रूट नोड है, फिर उसके पेरेंट्स नोड, फिर उसके चाइल्ड नोड। जब इसके चाइल्ड बनेंगे तो ये पेरेंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब हमारे किस पे? ग्राफ पे। ये पहली टाइप थी ट्री, अब दूसरी टाइप पे आ रहा है, दैट इज ग्राफ। अ ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ डेटा एलिमेंट फाइनाइट सेट कॉल्ड नोड्स वर्टिसेस। अब इसमें क्या होते थे? पहले वाले में पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड, इसमें होते हैं नोड्स और वर्टिसेस, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं ग्राफ को। ईच एलिमेंट और नोड कैन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक अ रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स एक्सेट्रा। इन पर्पसेस के लिए बैकएंड पे इस ग्राफ को यूज किया जाता है, ठीक है। इन ग्राफ ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एजेस। there is no any node called root और child. a cycle can also be formed। ये तो भाई लिखी हुई बातें थी, हमने समझ। अब इसकी डायग्राम, स्केच डायग्राम है, उसको पढ़ के उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। साथ उसको डिस्कस करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा स्किप कर देना। अच्छा, ये जो ग्राफ था ना, इसको मैं पहले एक आसान अल्फाज में आपको ओवरव्यू देते हुए चलूँ। ये
इसके अंदर क्या होते हैं अभी बताया इन्होंने दो चीज़ें, एक नोड्स और एक वर्टिसेस। नोड्स क्या होती हैं? नोड्स जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड, इसमें कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं होता, इसमें कोई पेरेंट, इसमें हर नोड नोड कहलाएगी, चाहे वो पेरेंट की जगह पे हो चाहे वो चाइल्ड की जगह पे, वो नोड नोड कहलाएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें हायरार्किकल मैनर फॉलो नहीं हो रहा, इसमें पेरेंट चाइल्ड वाला मैनर फॉलो नहीं होता ग्राफ में, इसलिए पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट ग्राफ में नहीं है। इसमें हर नोड सिर्फ नोड है, पेरेंट चाइल्ड नहीं लगेगा सर। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? ठीक है। अब वो जो नोड जिस लाइन के थ्रू कनेक्ट हो रही हैं वो लाइंस वर्टिसेस कहलाते हैं, वो लाइंस वर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये भी दो टाइप में मजीद डिवाइड होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग करके देख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। एक होता है डायरेक्टेड और एक होता है अनडायरेक्टेड। देयर आर द टू टाइप्स वी हैव ऑफ दीज ग्राफ्स। कौन सा है? डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। इनके नाम से ही हमें कुछ क्लियर हो रहा है कि ऐसे ग्राफ्स जिनमें डायरेक्शंस हो वो डायरेक्टेड ग्राफ है, जिनमें डायरेक्शंस ना हो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। एनी क्वेश्चन देयर रिगार्डिंग दीज नेम? ये नाम का मतलब सबको क्लियर हो गया या कोई सवाल है किसी को यहाँ पे? ओके अब हम बात करें पहले अनडायरेक्टेड की फिर डायरेक्टेड की बात करते हैं। तो इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस, एजेस के थ्रू नोड कनेक्ट हुई भी होती है, दैट आर ऑल बाई डायरेक्शनल, जो बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक नोड एक ही से कनेक्ट हो, वो दूसरी से भी कनेक्ट हो सकती है, वो तीसरी से भी कनेक्ट हो सकती है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल if an edge connect node 1 and node 2, so we can traverse from node 1 to the node 2 and from node to the node 1। जैसे कि इस एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ में कितनी नोड्स हैं? A B C D E, 5 नोड्स हैं। ठीक है। अब नोड A जो है वो नोड B से भी कनेक्ट हुई हुई है, नोड A जो है वो नोड D से भी कनेक्ट हुई हुई है, नोड D जो है वो B से भी कनेक्ट हुई हुई है, वो E से भी कनेक्ट हुई हुई है। इज दैट क्लियर? कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक फ्लो नहीं है, स्पेसिफिक फ्लो नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्या कह रहे हैं? ग्राफ किस वजह से कह रहे हैं? ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, अलग अलग नोड्स मिली हुई हमें, कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? साथ अब बात क्लियर हुई थोड़ी सी? बेटा क्लियर हो रहा है सबको ये चीज़? अब डायग्राम देख के चीज़ क्लियर हो रही है? अनडायरेक्टेड क्यों कह रहे हैं इसको हम? क्योंकि इसमें नोड्स हैं और उनके वर्टिसेस हैं जिससे वो कनेक्ट हो रही हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल। ठीक है। अब इसमें कोई पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और इसमें डायरेक्शंस नहीं है। डायरेक्शंस क्या होते हैं? ये एरो हेड्स, ये नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्शंस नहीं है, तो इसलिए अच्छा ये डायरेक्शंस नहीं है, इस वजह से इसको मैं यहीं क्रॉस कर देता हूँ। डायरेक्शंस नहीं है इस वजह से हम इनको डायरेक्टेड ग्राफ नहीं, इनको हम क्या कह रहे हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ। इज दैट क्लियर ना? अच्छा अभी कर रहे हैं बेटा, क्विज अभी कर रहे हैं 2 मिनट दो, बस 5 मिनट और। अच्छा अनडायरेक्टेड ग्राफ पे आते हैं, सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ पे आते हैं हम। डायरेक्टेड ग्राफ देखो कंपैरेटिवली अगर हम डायग्राम की बात करें, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम पे आते हैं। इन ए डायरेक्टेड ग्राफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड एजेस, इनकी एजेस पे डायरेक्शंस हैं, दे ओनली गो इन वन डायरेक्शन, और ये हमेशा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएंगी, दो फ्लो नहीं होते इसके। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एज कनेक्ट्स नोड्स 1 and 2 बट द एरो हेड्स पॉइंट टूवर्ड्स द 2, बेशक वो इधर भी कनेक्ट हो रही है बेशक वो इधर भी कनेक्ट हो रही है, पर एरो हेड किसी एक तरफ होगा, वापस यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है। वी कैन ओनली ट्रेवर्स फ्रॉम नोड 1 to नोड 2, नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसकी स्केच डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। Here we also have the 5 nodes A B C D E। ठीक है, डायरेक्शन भी वही बनी हुई है, वर्टिसेस भी वही हैं, पर यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया हमने? एरोहेड्स, डायरेक्शंस। ठीक है, तो देखो जैसे कि नोड A से नोड B पे ट्रैवल कर रहे हैं, अब हम नोड A से नोड D पे नहीं कर सकते, बाई डायरेक्शनल एक तरफ जाएगी, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से B पे जा रही है, अब देखो B से D पे और B से C पे। ठीक है, अब देखो B से D पे B से C पे आ रही है, अब वापस ट्रैवल करके उस पर नहीं आ सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाई डायरेक्शन नहीं है, वापस नहीं आ रही। अब देखो इसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ से बात करते हैं, तो ये ई जो है, ई देखो डी पे आ रहा है, ई डी पे आ रहा है। अब देखो ये डी से ई वापस बाई डायरेक्शन नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर ना? ठीक है, तो यहाँ बताने का मकसद क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, कि अनडायरेक्टेड में एरो हेड्स नहीं होते क्योंकि वो मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है,
वो इधर भी वापस जा सकता है, वो इधर भी वापस जा सकता है, हमें नहीं पता। अगर हम डायरेक्टेड की बात करें, उसकी स्पेसिफिक साइड पे ट्रैवल करेगा, वो हम एरो हेड से मेंशन करेंगे। तो ये एरो हेड का कमाल है सारा इसमें गेम है, किसमें डायरेक्टेड में अनडायरेक्टेड में सिर्फ इतना सा फर्क है। इज दैट क्लियर नाउ? कोई सवाल यहाँ तक किसी को? कोई क्वेश्चन है तो कर लो, फिर हम इसको कंपेयर करके क्विज पे जा रहे हैं। ठीक है, चलो क्विज पे चलते हैं हम। क्या है क्विज? डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड भाई, ये एक एग्जांपल आ गई। अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे कि भाई हाउ मेनी नोड्स वी हैव ओवर हियर, जल्दी से बताइए। नोड्स कितनी है इसके अंदर हमारे पास, इस ग्राफ में या इस ग्राफ में नोड्स कितनी है? 7 नोड्स हैं, 9 नोड्स हैं। काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7। 7 निज़ामी, वेरी गुड, 7 नोड्स हैं। 8 और 9 कहाँ से आ गए इसके अंदर भाई? ये तो डाटा एलिमेंट्स हैं, डाटा सेट है जो अंदर रखा हुआ है नोड्स के अंदर। नोड्स की बात हो रही है, नोड्स मतलब वो पॉइंट, ये नोड्स हैं, ये नोड है 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव ओनली 7 नोड्स ओवर हियर। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये क्या है? वर्टिसेस हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये डायरेक्टेड है, ये डायरेक्टेड है, राइट वन या लेफ्ट वन? राइट वाला डायरेक्टेड है या लेफ्ट वाला? राइट वन, ये डायरेक्टेड है। आर यू श्योर? लेफ्ट वन इज द डायरेक्टेड वन। क्यों? वजह क्या है? ये तो ऊपर लिखा है, इसको छोड़ दो। वजह क्या आप डिसाइड करो। बिकॉज हियर वी हैव अ एरो हेड्स, हियर वी हैव अ एरो हेड। जहाँ पे हमें एरो हेड्स मिलेंगे वो डायरेक्टेड है, जहाँ एरो हेड्स नहीं मिलेंगे वो अनडायरेक्टेड। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, यहाँ तक का कन्फ्यूजन किसी को? ठीक है, तो हम इससे डिसाइड कर लेंगे भाई वर्टिसेस इसमें भी हैं, वर्टिसेस इसमें भी हैं, नोड्स इसमें भी हैं, नोड्स इसमें भी हैं। हम डिसाइड कैसे करेंगे? डायरेक्टेड इनडायरेक्टेड एरो हेड्स। गॉट इट नाउ? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द ट्री एंड ग्राफ। ये तो हो गया डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का कंपैरिजन। अब हम आते हैं ट्री और ग्राफ के कंपैरिजन। लुक एट इट, ये हमने ट्री पढ़ा था, ये हमने ग्राफ पढ़ा था। ये थोड़ी सी ब्लरी पिक्चर है पर यू विल गेट क्लियर अबाउट इट। अच्छा, ट्री वर्सेस ग्राफ क्या है भाई? ट्री वर्सेस ग्राफ अगर हम इनका कंपैरिजन करें, तो देखो ट्री का वो हिरारिकल मैनर है जो मैं आपको बता रहा था। पेरेंट नोड, उसके नीचे उसकी चाइल्ड नोड्स, फिर ये पेरेंट बन गया, अब इसके नीचे इसकी चाइल्ड आ गई, अब ये पेरेंट बन गया, इसके नीचे इसकी चाइल्ड आ गई। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई पेरेंट चाइल्ड का कंपैरिजन नहीं है। इज दैट क्लियर? इसमें अलग अलग नोड्स हैं, वो वर्टिसेस से कनेक्ट हुई है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो ग्राफ की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ये डायरेक्टेड ग्राफ है इनडायरेक्टेड ग्राफ? जल्दी से बताइए, ये डायरेक्टेड ग्राफ है इनडायरेक्टेड ग्राफ? अनडायरेक्टेड, वेरी गुड। क्यों? एरो हेड्स नहीं है। इज दैट क्लियर? और ये ट्री क्यों है? इसमें हिरारिकल मैनर फॉलो हो रहा है। क्या है वो? पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड। ये पेरेंट होगी, अब ये चाइल्ड होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक सवाल और है मेरा आपसे, इज दिस अ बाइनरी ट्री और नॉट? जल्दी से बताइएगा, क्या ये बाइनरी ट्री है कि नहीं है? अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट लिया था बाइनरी ट्री का। बाइनरी है, सब एग्री कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन राइट देयर? बिकॉज एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड। 2 से ज़्यादा किसी के चाइल्ड नोड्स नहीं है। अगर इसकी बात करें, इसके पास भी 2 चाइल्ड नोड है, इसकी बात करें तो इसके पास भी 2 चाइल्ड नोड है, इसकी बात करें तो इसके पास भी 2 चाइल्ड नोड है, इसके पास भी 1 है। तो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, 1 हो सकती है। 2 से ज़्यादा होगी तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हियर वी आर गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर। अब हम क्विज की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी के पास? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्विज की। तो जो पहला सवाल है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट कनेक्टेड सीक्वेंशियली, वो कौन सा ऑप्शन होगा? एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर नॉट कनेक्टेड सीक्वेंशियली, जो सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते जिसके एलिमेंट, एक सीक्वेंस में एक लाइन में अरेंज नहीं होते जिसके एलिमेंट, वो एरे है, ग्राफ है, क्यू है या स्टैक है? सुदैस कह रहे हैं ग्राफ है, फरासत कह रहे हैं ग्राफ है, ईजान कह रहे हैं ग्राफ है, सारिम कह रहे हैं ग्राफ है, जैन कह रहे हैं ग्राफ है, और एक साद कह रहे हैं एरे है। साद, की जस्टिफाई योर आंसर। मैंने पूछा कौन से डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते। सीक्वेंशियल मतलब लीनियर नहीं हो। लीनियर की हमने 3 टाइप पढ़ी थी, स्टैक, क्यू और एरे। तो उसका मतलब वो तीनों तो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस में नहीं है वो कौन सा है?
ग्राफ। इज दैट क्लियर सर? आप समझ आई बात? जो सीक्वेंस मतलब एक लाइन में ना हो वो कौन है? ओनली द ग्राफ वन। इज दैट क्लियर? ठीक है, चेक कर लेते। दिस द ग्राफ। ठीक है, द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज ग्राफ। नाउ कम टू द सेकंड वन। इन बाइनरी ट्री ईच चाइल्ड कैन हैव मैक्सिमम डैश नोड्स। बाइनरी ट्री में हर चाइल्ड नोड की मैक्सिमम कितनी नोड्स होती हैं? आर यू श्योर टू? चेक कर लेते हैं। हियर वी हैव अ 2 nodes. Is that clear? Come to the third one. When data is pushed in the stack, it means data is inserted, deleted, edited or sorted. जब डेटा पुश किया जाता है स्टैक में, उसका मतलब क्या होता है? डेटा इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, एडिट हो रहा है या सॉर्ट हो रहा है? सब एग्री हैं आंसर पे? इंसर्ट होगा। पुश करने का मतलब इंसर्ट करना। देख लेते हैं भाई। ओके, दैट्स वेरी गुड। इट्स मीन इंसर्टेड। वेरी गुड। नेक्स्ट वन। ट्रैवर्सिंग एन एरे मीन्स एक्सेसिंग। ट्रैवर्सिंग एन एरे का मतलब क्या होता है? एक्सेस करना फर्स्ट एलिमेंट को एरे के, एनी स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ एरे, लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे या ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एरे। अच्छा, इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया, चलो तुक्का लगा लेते हैं। आपको क्या लगता है ट्रैवर्सिंग एन एरे का क्या मतलब होता है? एरे के पहले एलिमेंट को एक्सेस करना, एनी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना या ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करना? डी, ईच एंड एवरी। डी, ज़्यादातर डी के आंसर आ रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। दैट्स वेरी गुड। इज द लास्ट वन ईच एंड एवरी। ट्रैवर्सिंग एन एरे का मतलब होता है एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एरे। इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन। डैश स्टोर्स डेटा इन हायरार्किकल मैनर। हायरार्किकल मैनर में डेटा कौन स्टोर करता है? स्टैक, क्यू, एरे, ट्री? ट्री। ओके, लेट मी चेक। दैट्स वेरी गुड। ओके, तो यू गॉट 5 out of 5 एवरीवन। दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब है सब को समझ आ रहा है, सब इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। 500 MCQ जो मैंने आपसे किए, 500 के 500 ठीक थे। अभी यही हैं फिलहाल। ठीक है, अब हम क्लास को यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास से जो ईद के बाद होने वाली है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा चैप्टर नंबर 1 के, कि विच आर द क्वेश्चंस दैट कैन कम इन द चैप्टर नंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इन योर पेपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्विज़ हैं, जो MCQs टेस्ट हैं, वो आपकी छाजव ऐप पे आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ आ गया सारी चीज़, जाके टेस्ट अटैम्प्ट कर लो। देन यू विल गेट टू नो कि भाई कितना समझ आया, कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे। ठीक है, तो ऐप पे जाके आप अपने जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जो स्टैटिक से रिलेटेड, वो जाके सॉल्व कर लीजिए, अपना स्कोर देख लीजिए। कोई गलती होती है, वहाँ वीडियो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू उनको क्वेरीज को क्लियर कर लीजिए। इज दैट क्लियर ना? स्टिल इफ यू विल हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ आई एम गिविंग यू 2 minutes। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं और फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। कोई सवाल किसी को? हसन, ईज़ान, जैन, साद। जैन आप तो थे, साद आज दिखे हैं मुझे, और हसन आई गेस हसन भी आज दिखे हैं, ईज़ान आज दिखे हैं। तो बेटा अगली क्लास से प्लीज़ ऑफ नहीं करना। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, सब क्लियर हुई है क्लास। अनफास आप गायब हो गई थी, किधर थे? अच्छा, कोई सवाल नहीं है किसी को? सब क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, हेयर वी हैव वाइंड अप द चैप्टर नंबर 1। अगली क्लास में चैप्टर नंबर 1 का मैं एक छोटा सा क्विक रिव्यू लूँगा आप लोगों से। ठीक है, बेटा आपकी जो क्लासेस हैं इस वीक की, वो मंडे और ट्यूसडे, कल आई गेस लास्ट क्लास होगी, वेडनेसडे से आपकी शायद क्लासेस ना हो, बट उनको कंपनसेट किया जाएगा, और कंपनसेट जिस दिन किया जाएगा आपको उसके लिए एक मैसेज ड्रॉप कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर ना? ठीक है, तो हेयर वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।